गोचर हमारे पास पड़ी है और हमने उसका कैलकुलेशन लगाया कि 1 बीघा गोचर को डेवलप करने में कितना रुपया लगता है और उसमें आप कितने जानवरों को पाल सकते हैं और आपको कितना रुपया कहाँ से आएगा। हमने कहा नरेगा का पैसा जो आप लगा रहे हो खड्डे खोदने में उसको चेंज कर दो और इस काम में लगा दो। जगह हमने बताई 20 लाख हेक्टेयर भूमि पड़ी। फिर एक हमारी नवाचार की योजना कि बछड़ों से हम बिजली बना सकते हैं। बछड़े को आप गोल गोल ऐसे घुमाओगे उससे बिजली बनती है और 20 बछड़े एक गाँव की पूरी बिजली को दे देंगे आपको जितनी चाहिए। और बछड़ा जब बिजली बनाता है तो उसके ऊपर खर्चा आता है 100 रुपये रोज का, वो 200 रुपये की बिजली आपको देता है। और बहुत बड़ी टेक्निक नहीं, हम लोग चांद पे जाके पानी ढूंढ रहे हैं बिना मतलब, उसकी बजाय इस बछड़े को आप ऐसे घुमाओगे तो उससे बिजली बन जाती है आराम से। और ऐसे हमने प्रोजेक्ट उनको कर करके दिखाए। गोचर हमने रायबलवाड़ा यहाँ ओशिया के पास में गांव है, वो हमने गांव के लोगों के साथ मिलकर डेवलप करके बताई है कि ऐसे गोचर डेवलप की जाती है, ऐसे बछड़े चरेंगे। लगभग 1200 बीघा गोचर वहाँ पर डेवलप है। फिर हम लोग गए पाली में, वहाँ पे मेहंदी होती है, आप लोग मेहंदी को यूज़ करते हैं। मेहंदी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी भी मेहंदी को गवर्नमेंट फसल नहीं मानती, उसको क्रॉप ही नहीं मानती। जब आप उसको क्रॉप ही नहीं मानते तो सरकारी विभाग की कोई सहायता उन किसानों को नहीं मिलती है। लोगों ने मेहंदी की खेती छोड़ छोड़ के बाहर जाना शुरू कर दिया। हम लोग गए वहाँ पे पाली में, हमने मूवमेंट उठाया और 1 साल का नतीजा है कि आपकी नागौर की इस पार्टी ने जाके पाली में और मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाया। वहाँ के लोगों ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए अभिनव राजस्थान पार्टी के नाम से कि इन्होंने मेहनत की और मेहंदी को फसल घोषित किया। इस साल पहली बार फसल बीमा हुआ मेहंदी का, जो अभी तक नहीं होता था। आपको जानकर अचरज होगा कि मेहंदी जब कटाई करते हैं तो उस समय एक मजदूर की रेट होती है 2000 रुपये। इतनी सेंसिटिव फसल है कि अगर उसको रातों रात आप नहीं काट लोगे तो पूरी मेहंदी बर्बाद हो जाती है। बीमा नहीं होता, हमने बीमा कराया उसका और विद प्रूफ हमारे पास लेटर है। विद प्रूफ ये लेटर है, उन्होंने लिखा नीचे कृषि विभाग ने अभिनव राजस्थान पार्टी के पत्र के कारण ऐसा लिखा विद प्रूफ का। हालांकि जैसे ही घोषित हुआ उसके बाद में वहाँ के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना शुरू कर दिया, वहाँ के MP ने करना शुरू कर दिया कि हम लोगों की मेहनत से हुआ। तो लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि अब तो प्रूफ है और अब सोशल मीडिया, अब आप कह ही नहीं सकते बिना प्रूफ। वो काम हमने किया है। ये जो सांबर झील है इसका मुद्दा लेकर हम लोग 2 साल से चल रहे हैं। आप लोगों को पता हो या ना हो, ये सांबर झील जो है इस पर केंद्र सरकार का अवैध कब्जा है और जो राजस्थान के लोग, आसपास के लोग नमक बनाते हैं उसको अवैध कहा जा रहा है। हमने इस मुद्दे को लिया, हमने उनको कहा आप तो एक कागज़ बता दो कि ये झील आपकी है। और पहली बार अभिनव राजस्थान पार्टी की मेहनत से ये साबित हो गया कि झील इनकी नहीं है, ये झील राजस्थान सरकार की है। इनको लीज पे दी थी, लीज का टाइम खत्म हो गया, अब राजस्थान सरकार को वापस मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार ढीली है, ये ले नहीं पा रही है। और आसपास के जो लोग हैं वो उसमें से नमक बनाते हैं, ऐसे लग रहा है चोरी कर रहे हैं, जबकि हमारा पारंपरिक अधिकार है। 1000 साल से हमारी झील है और ये हमारा नागौर और सांबर इसके लिए जाना जाता है। जब चौहान लोग यहाँ पे रहते थे, इस झील के कारण कमाई होती थी। फिर हमने मकराना के मार्बल का मुद्दा लिया, उसको भी हमने एक धरोहर माना। उसकी तह में गए कि आखिर मार्बल बर्बाद क्यों हो रहा है, मकराना का मार्बल जिसका इतना बड़ा नाम था। तब हमको पता चला कि 2002 में राजस्थान की गवर्नमेंट चुपके से कुछ दलालों के साथ मिलके मार्बल की परिभाषा ही बदल दी, मकराना बर्बाद हो गया। हमने वहाँ से उस बात को वापस उठाया कि ये धरोहर है हमारी, मार्बल हमारी धरोहर है, सांबर का नमक हमारी धरोहर है, सोजत की मेहंदी हमारी धरोहर है। इस पर हमने खूब काम किया। आपको पता होगा, आप जो मेहंदी यूज करते हैं ये सारी मेहंदी नकली है, बाजार में जो आप यूज करते हैं जो भी मेहंदी ऐसे काले काले से रंग आता है दैट मीन्स वो बिल्कुल नकली है। आप महिलाओं को बता सकते हैं कि वो नकली मेहंदी यूज कर रहे हैं, इसमें केमिकल है, इससे चमड़ी खराब है। ओरिजिनल मेहंदी होती है एकदम लाल सुर्ख रंग की होती है, अलग तरह से वो होती है, उसका तो मामला ही अलग है। उसके आयुर्वेदिक वो हैं कई उपयोग। फिर ग्वार पे हमने काम किया कि ये जो ग्वार है ये 6000 रुपये क्विंटल जो बिक रहा है गलत है, इसका असल में भाव 1 लाख रुपया क्विंटल है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि ग्वार केवल और केवल नागौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में होता है, पूरी दुनिया में कहीं ग्वार होता ही नहीं। तो जहाँ तेल की इकाइयाँ खोदते हैं वहाँ पर इस ग्वार का उपयोग होता है, लेकिन जो होल्डर्स हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो 3-4 साल का स्टॉक खरीद के अपने यहाँ रख लेते हैं और यहाँ के किसान को फ़ायदा नहीं मिलता है। उस पर हमने जन जागरण किया, उसके लिए हम जाने जाते हैं। आप राजस्थान किसी गांव में जाके बोलोगे ग्वार का भाव, तो आपको बोलेगा अभिनव राजस्थान पार्टी बताया। अंदर अंदर रह के हमने खूब सारा काम किया। फिर हम ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े हुए और ट्रक ड्राइवरों के लिए हमने जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, उनके पोस्टर लगाए कि इनके साथ आप ऐसा क्यों करते हो। पहली बात, आप इनको लूटते हो, फिर इनको कोई सुविधा नहीं है। कोई ट्रक ड्राइवर अपने घर से निकलता है 15 दिन के लिए तो कहीं उसको सुविधा नहीं है, इतना टोल देता है, इतना तेल वो लेता है, इतना टायर वो लेता है, लोग कहीं भी सुविधा नहीं है। तो अधिकतर ट्रक ड्राइवरों को पाइल्स की बीमारी है, क्योंकि वो रुक नहीं सकता जब तक सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी, उसके बाद पैसा भी होता है, रुक नहीं सकता। उनकी बात पहली बार अभिनव राजस्थान पार्टी ने उठाई कि इनको भी सुविधा चाहिए, ये भी हमारे आर्थिक मोर्चे के सिपाही हैं, ये कम नहीं है। आपका माल एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं,
इनको आप इज्जत नहीं देते हो, नीचे उतारते हो, गाली गलौज करते हो, डंडे मारते हो इनके उस पर, ये ठीक नहीं है। उनके साथ हम लोग खड़े हुए। फिर हम लोग प्रवासी राजस्थानी जो बाहर रहते हैं राजस्थान से, उनके साथ खड़े हुए। ये हमारा 2-3 साल का काम है जो आपको बता रहा हूँ। 60 लाख राजस्थान के ऐसे युवा हैं जो बाहर रहते हैं, ये संख्या कम नहीं है। 60 लाख की संख्या सऊदी अरब में रहता है, कुवैत में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, कर्नाटक में रहता है। वो अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ से गया, उसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं कि वो वापस कैसे आएंगे। जबकि हम लोगों को पता है कि सऊदी अरब ने एक नीति बनाई है, दुबई ने नीति बनाई है कि 2030 तक उनको अपने स्थानीय लोगों को रोजगार देना। फिर ये हमारे भाई वहाँ से निकल के आएंगे, इनकी क्या हालत होने वाली है, उस पर केवल आपकी अभिनव राजस्थान पार्टी ने काम किया। ऐसे खूब सारे मुद्दों पर हमने पूरे साल 2 साल से हमने लगातार काम किया है और सरकार को जगाया, और सारा ऑन रिकॉर्ड है। संसाधन हमारे पास कम है, हम इस मोबाइल से ज़्यादा काम चलाते हैं। संसाधन कम है, इसके कारण से हम इससे काम चलाते हैं, लेकिन काम हमने इतना किया है कि और कोई पार्टी इसके बारे में सोच नहीं सकती। अब ये जो हमने काम किया है तो इसकी परीक्षा होगी कि हमारा काम बोल रहा है लोगों में, नहीं बोल रहा है, तो परीक्षा होती है किसी मीटिंग से। अब 2 अक्टूबर को यहाँ पर वो मीटिंग होने वाली है, और ये जितनी भी पार्टियां घूम रही, कोई रथ लेके घूम रही है, कोई कुछ लेके घूम रही है, आप लोग उस घटना के गवाह बनेंगे। कितनी बड़ी मीटिंग किसी पार्टी की अभी तक नहीं हुई। इतने ज़्यादा लोग, जहाँ जहाँ गाँव में हमने उनके साथ रहकर काम किया है, वो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। 2 अक्टूबर हमने इसलिए चुना है क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारा एक मुद्दा दूसरा ये भी है कि हम वार्ड सभा को चाहते हैं, वार्ड सभा बहुत मजबूत हो। उस पर हमने खूब काम किया। हमने यहाँ धरना दिया, हमने बीकानेर में धरना दिया, उनको लिख के दिया। यहाँ प्रमुख साहब से मिल के आए कि आप किस काम क्या आपका, आप गांव में घूमो, गांव को संभालो, पंचायती राज व्यवस्था। नागौर में जिला प्रमुख अगर ये बोलता है कि मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानता, इसका मतलब क्या पंचायती राज खत्म हो गया? यहाँ के अधिकारियों ने कहा हम पंचायती राज का एक संग्रहालय बनाएं, तो मैं उन पर हंसा। मैंने कहा आप संग्रहालय बना के इसमें रख दो, क्योंकि आपसे चला तो है नहीं है। तो 2 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम करना हमको, वो इसलिए करना है कि यहाँ से नेहरू जी ने उद्घाटन किया था 1959, पूरे भारत में पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए, गांव का राज गांव को सौंपना है। किसको समर्पित किया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? बहुत कम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का असल सपना क्या था। बाहर से जैसे मोदी जी ने कहा उनका सफाई का सपना था, ये एक छोटी सी बात पकड़ के वो लेके आए। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सपना था ग्राम स्वराज्य, जो उन्होंने लिखा था। जब उनसे पूछा था गांधी जी आपका भारत कैसा होगा, आप क्या सपना देखते हैं, क्योंकि वही एक आदमी था जिसकी फिलोसफी पे ये सारा कुछ मूवमेंट खड़ा हुआ। उनसे पूछा कैसा भारत होगा, तो उन्होंने कहा मेरा भारत वो होगा जिसमें गांव का राज होगा, गांव अपना राज खुद करेगा। ग्राम स्वराज्य उनकी किताब का नाम है। उसमें डिटेल में उन्होंने बताया कि हमारे गांव कैसे होंगे, और ये पंचायती राज व्यवस्था उसी सपने को पूरा करने के लिए बनाई गई। लेकिन उस सपने और पंचायती राज के बीच में इतना गैप हो गया। अब पंचायती राज का मतलब सिर्फ नरेगा हो गया। लेकिन वो जो काम महात्मा गांधी ने सोचा था कि हमारी खेती, हमारा पशुपालन, हमारे कुटीर उद्योग, उनके बारे में किसी ने सोचा। आप गांव में जाके किसी दर्जी को पूछिए, किसी सुनार को पूछिए कि आपके लिए सरकार ने कभी कुछ सोचा है क्या, वो कहेगा मेरे लिए तो किसी ने आज तक बात ही नहीं की। दैट मीन्स महात्मा गांधी ने जो सोचा था प्रोडक्शन गाँव में होगा, फिलोसफर आदमी थे वो, गाँव में प्रोडक्शन होगा, वो शहर में जाएगा, शहर मजबूत होंगे, हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी। इतना ज़्यादा 100 साल पहले का उनका विजन था। आज भी सही है, लेकिन चीन ने पकड़ लिया उनके फॉर्मूले को। जो कम्युनिस्ट कंट्री कहलाता उसने गांधी जी वाला फॉर्मूला पकड़ लिया, अपने गाँव को मजबूत कर दिया। गाँव में साइकिल बनती है, गाँव में हर चीज़ बनती है, चीन मजबूत हो गया। हम लोग अभी भी गांधी की फिलोसफी पर नहीं चल रहे हैं। हम पैसा ऊपर ही ऊपर फेंके जा रहे हैं, गाँव को कमज़ोर करते जा रहे हैं, और आदमी गाँव छोड़ रहा है, युवा गाँव छोड़ रहा है, परिवार गाँव छोड़ रहे हैं, गाँव कमज़ोर हो रहा है। इसलिए नागौर से कर रहे हैं, इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं 2 अक्टूबर को यहाँ पे, कि ये वही जगह जहाँ से वो सपना देखा था महात्मा गांधी का। और पहली बार महात्मा गांधी की जयंती इतनी बड़ी संख्या में मनाई जाएगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री जाके उनको माला पहना देते हैं, हमारे ये मुख्यमंत्री ये करते हैं कई बार क्लेम कि मैं गांधीवादी हूँ, जो दिन में 25 लाख रुपए का हवाई जहाज से उतरते हैं यहाँ पे जयपुर से जोधपुर के बीच में, और वो गांधीवादी बनते हैं। गांधी जी ने कहा था कि सरकार का पैसा ऐसे खर्च करना जैसे आपका खुद का पैसा। तो वो वहाँ से जयपुर से नागौर आप जो देखो, कभी कार से भी तो आ सकते हैं, तो ज़्यादा खर्चा नहीं हो, 5-7 हज़ार में काम हो सकता है। उसकी जगह आदमी 25 लाख खर्च करके अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। तो गांधी जी की एक भी बात पे ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ किया, जो गांधी जी के नाम पे इन दिनों खूब सारा वो काम करने का दिखावा करते हैं, और ना मुख्यमंत्री ने किया। यानी गांधी जी का ग्राम स्वराज का काम आपने नहीं किया। गांधी जी ने कहा सादगी से जीना, आप बिल्कुल सादगी से नहीं, राजा महाराजा से भी ज़्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हैं। और कुटीर उद्योगों के बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ कारीगर बर्बाद हो रहे हैं। नागौर तो उनका गढ़ है, आप किसी से जाकर पूछ लो तुम्हारे लिए सरकार ने क्या किया, वो बोले कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो वो जो काम सोचा था उन्होंने, और ग्राम सभा का काम, वार्ड सभा का काम बिल्कुल बंद है। आप गाँव में जाके किसी वार्ड पंच को पूछ लो आपका क्या काम है, वो कहेगा मेरा तो कोई काम ही नहीं है। आप इलेक्शन करा रहे हो वार्ड पंच का, क्यों करवा रहे हो? नियम क्या है? नियम यह है कि
वार्ड पंच के हाथ में पूरी सत्ता रहेगी वार्ड की। 93 का एक्ट यह कहता है कि वार्ड पंच MP MLA से ज़्यादा मजबूत होगा और वार्ड सभा में किया गया निर्णय फाइनल होगा। 30 साल के बाद भी वार्ड पंच कहता मेरे पास कोई काम नहीं, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। वो काम भी हमने लिया है। पुलिस सुधार को लेकर हमने खूब सारा काम किया है, तो काफ़ी 10 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो पुलिस अधिनियम 2007 बन गया है इसको लागू करो यार। कब तक ये पुलिस और जनता के बीच में डिस्टेंस रहेगी? लोग अभी तक भी नहीं जानते कि CLG क्या होती है। आप लोग भी जाके CLG को कवर करके आते हैं और वहाँ पे डिप्टी साहब बैठे होते हैं, यहाँ पे थानेदार जी बैठे होते हैं, यहाँ पे कोई बैठे होते हैं, बिल्कुल इलीगल है। CLG का मतलब है यहाँ पब्लिक का आदमी बैठेगा, यहाँ हमारे वो सचिव हैं थानेदार वो बैठेंगे, वो बताएंगे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हर महीने में आके वो लोगों को बताएंगे। अब यहाँ तो अभी भी इतना खौफ है। CLG में जो मेंबर है उसने अभी तक ये कागज नहीं पढ़ा कि मेरा ड्यूटी क्या है। वो भी सोच रहा है ठीक है थानेदार जी से नाम राम कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। अपनी ड्यूटी पढ़ के नहीं जाता हमारा नागरिक कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ CLG में। तो उसकी ड्यूटी आज तक किसी ने बताई नहीं, और पुलिस उसको ड्यूटी क्यों बताई वो भी हम चाहते हैं। आपके जिले में पुलिस जवाबदेही समिति कभी नहीं बनी, पहली बार हम लोगों ने बनवाई तो भी इन्होंने बदमाशी कर दी, पॉलिटिकल लोगों को बना दिया, जबकि स्पष्ट लिखा कि पॉलिटिकल लोग इनके मेंबर हो ही नहीं सकते। आज जिले में फिर जवाबदेही समिति नहीं है। अगर पुलिस के खिलाफ आप शिकायत करो किसको करोगे? नया एक्ट ये कहता है कि वहाँ पर पब्लिक का एक आदमी बैठेगा जिसको मजिस्ट्रेट की पावर होगी। आपने अभी तक उस आदमी को देखा ही नहीं, नागौर है कहाँ पर वो, उसको जाके कंप्लेन करो कि साहब मेरे साथ ये अति हुई है। क्योंकि पुलिस की शिकायत आप SP को करोगे, DIG को करोगे, IG को करोगे तो वो तो उनके ही लोग हैं, वो तो उनका पक्ष लेंगे, आप किसको बताओगे? तो वो जवाबदेही समिति भी नहीं बनी। हम लोग पुलिस कांस्टेबल्स की 8 घंटे की ड्यूटी की बात लगातार करते आ रहे हैं कि भाई इनको भी अपने घर पे जाना है, इनको भी अपने बच्चों के साथ रहना, 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और हमने डिटेल में उनको प्लान दिया कि 8 घंटे की ड्यूटी कैसे हो सकती है, आपके पास कितनी फोर्स है, किसको कहाँ कहाँ तैनात करोगे ताकि 8 घंटे की ड्यूटी करे और दूसरे कर्मचारियों की तरह अपने परिवार के साथ जीवन जी अच्छा सा। वो काम भी इनसे नहीं हो रहा है। मतलब इन 60-70 सालों में इनसे कुछ भी एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जिस काम को दिखा सकते हैं कि जिससे लोगों का जीवन बेहतर होगा। यही नागौर शहर है, इसमें हमने मुद्दा उठाया था कि ये RUIDP की जो स्कीम है वो फॉल्टी चल रही है। 3-3 साल आप उनको एक्सटेंशन दिए जा रहे हो। कलकत्ता की कंपनियां हैं, उन्होंने पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया। इतना रुपया आपने उनको दिया। अस्पताल को आप बाहर लेके चले गए बिना बात, जरूरत नहीं थी। अभिनव राजस्थान पार्टी ने पिछले चुनाव में लिख कर दिया था कि अगर हमको नागौर की जनता मौका देगी तो सबसे पहला काम करेंगे उस अस्पताल को यहाँ लाएंगे। इस दुनिया में हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इस अस्पताल को 3 मंजिल का बनाने की जरूरत थी ताकि ये शहर के लोग आराम से कोई भी छोटी मोटी बात हो, महिला भी जाकर अपने बच्चों को दिखा के आ जाए। आप यहाँ से इतने किलोमीटर दूर ले जाकर पटक के आ गए उसको, और कोई बोला ही नहीं, कोई प्रतिनिधि बोला ही नहीं कि गलत हो रहा है। आज SMS अस्पताल वहीं पर है जहाँ था, आज अजमेर में JLN अस्पताल वहीं है, आज महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में वहीं पर है, बीकानेर में PBM अस्पताल वहीं है। किसी भी शहर में ऐसी असुविधा क्रिएट नहीं की नागौर में की, मतलब नागौर पे कोई गौर नहीं किया गया। सच यही हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे मुद्दे हैं जो हम लगातार हमारे साथियों के साथ उठा रहे हैं और पूरे राजस्थान के गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं। साइलेंट रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं, मौन क्रांति घट रही है और गांव में लोग हमको समझ गए। ये अपने रथ लेके घूम रहे हैं, इनसे कोई बात नहीं करता। हम लोग जाते हैं, हमारे साथ गट्टों में बैठते हैं लोग, हमको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। वो कह रहे हैं हमारे दर्द की बात आप कर रहे हैं, हम उनके दर्द की बात कर रहे हैं। इसलिए अब हम उनके बहुत नज़दीक जा चुके हैं और वो दर्द कितना ज़्यादा है वो संख्या में तब्दील होगा यहाँ पे 2 अक्टूबर को। और आप लोग देखेंगे कि ये हम जो अभी तक सुन रहे थे वो कुछ अलग कहानी थी और ग्राउंड पे कुछ अलग कहानी। तो वो कहानी आप लोग उसके साक्षी बनेंगे नागौर में। उस कहानी को अपनी आंखों से देखेंगे, किस तरह भी पब्लिक उमड़ती है क्या, पहली बार आपको दिखाई देगा। और नागौर को हमने जानबूझ के चुना इसलिए कि हम चाहते हैं कि नागौर से ये मैसेज जाना चाहिए कि राजस्थान में ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो इसको राजनीति में है नहीं, हम लोग इसको लोक नीति बोलते हैं। वो लोग राजनीति बोलते हैं, पॉलिटिक्स को हम लोग बोलते हैं लोक नीति। वो कहते हैं कि पॉलिसी फॉर रूल, राज करने के लिए नीति। हम कहते हैं पॉलिसी फॉर पब्लिक, लोगों के लिए नीति, लोक नीति जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट लेकर हम लोग घूम रहे हैं कि हम तो वही बातें करते हैं जो लोगों के लिए। हमारी मीटिंग की एक खास बात होती है कि हम कभी भी हमारे मंच पे किसी को नहीं बिठाते। हमारी मीटिंग में सारे लोग बराबर बैठते हैं। हमारी मीटिंग में कोई खास लोग ऊपर नहीं होते, सम्मानित मंच नहीं होता, अपमानित श्रोता नहीं होते, सब लोग एक साथ बैठते हैं। ये हमारी मीटिंग की खास बात होती है। कोई भी आदमी होगा वो नीचे बैठेगा ताकि लोगों को एहसास होगा हम सब बराबर हैं। ऐसा हम करते हैं। हमारी मीटिंग में हम लोग कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, ये हमारी खास बात है। हम किसी भी नेता पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते और एक गरिमा से नीचे हम कोई बात नहीं करते। आरोप लगाते हैं व्यवस्था पे, ये व्यवस्था पुलिस की ठीक नहीं है, ये व्यवस्था कॉलेज की ठीक नहीं है, इन पे आरोप लगाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर उसका चरित्र हनन करना, वो भाषा बोलना, इस तरह के हम लोग कभी भी नहीं बोलते। और लोगों को हमारी बात बहुत पसंद आई। जबकि होता यह है कि जो कई पॉलिटिशियंस हैं, मैं देखता हूँ गालियाँ वालियाँ बोलने की आदत है उनकी। अभी मैं 2-4 को सुन रहा था, इधर लोग बोल रहे हैं गालियाँ वालियाँ, उनको लग रहा है कि लोगों को गालियाँ पसंद है, क्योंकि लोगों को गालियाँ पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, ढंग से सुनना चाहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना भाई, फिल्में अगर बेकार आएंगी तो वो बहुत ज़्यादा हिट होंगी, लोग ऐसा कहते हैं हार मान के। लेकिन जो अच्छी फिल्म बनाता है, मानो लगान फिल्म बनाई है,
या ये जवान फिल्म बनी है, पठान फिल्म बनी है, गदर 2 बनी है, फिल्में ऐसी हिट होंगी। आप थोड़े दिन के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं कि लोगों की चॉइस गलत है। लोगों की चॉइस गलत नहीं है, आप उनको गलत समझ रहे हो। तो हम लोगों ने लोक नीति पे काम किया, हमको बहुत प्यार मिला, लोगों का इतना सम्मान मिला कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि लोग इतना ठीक सोचते हैं। तो नागौर में 2 तारीख को आपके सामने नज़ारा होगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस चुनावी प्रक्रिया में जितने भी लोग मीटिंगें कर रहे हैं, सारी पार्टियां कर रही है, उनकी अटेंडेंस देख लीजिए, और हमारी अटेंडेंस को आप कैमरा कहीं भी घुमा के देखना, कुर्सियों खाली की जो फोटो आती है वो भी आप देखते हैं, और हमारी में आप देखना तो कहीं आपको खाली कुर्सी मिल जाए या आपको लग जाए कि आज पब्लिक कम है, कम दिखाई दी है, तो हम वैसे ही आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे, हमारे साथ लोग नहीं। तो ये चुनौती स्वीकार करके हमने ये नागौर में कार्यक्रम रखा है, और बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, और पूरे जोश से हमारे साथी आ रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं वो बड़े बड़े हैं। कई बार लोग हमको कहते हैं आपके साथ बड़े बड़े लोग कौन हैं? तो हमारे साथ बड़े लोग वही हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो खेत में तपते हैं, जो मजदूरी करते हैं, वही लोग हमारे साथ आते हैं। उन सबको आप देखेंगे।